आलोक के पिता प्रबोध राय एक साधारण ऑफिस असिस्टेंट की हैसियत से ऊपर न उठ सके थे। आलोक उनकी आशाओं से बहुत अधिक उन्नत कर गया था। घर के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठ गया था। आलोक सोचता था कि उसके माता पिता उसकी अर्जित आय से ही इतने अधिक संतुष्ट हैं कि मेरी पत्नी नीलम के वेतन की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। यही उसकी भूल थी जिसे वह अब समझ पाया था। उसके माता पिता ने पुत्र का विवाह बिना दहेज लिए केवल इसलिए किया था कि बहू अपने वेतन से वह कमी पूरी कर देगी। जब उनकी वह आशा पूरी नहीं हुई तो वह क्षुब्ध हो उठे। उन्हें इस भावना ने जकड़ लिया कि उन्हें धोखा दिया गया। आलोक कमरे में पहुंचता तो उसकी माँ सुमित्रा अपने पलंग पर लेटी हुई थी। प्रबोध राय पास ही बड़ी कुर्सी पर बैठे समाचार पत्र देख रहे थे। आलोक बोला, माँ नीलम कह रही थी कि आप थकान महसूस कर रही हैं। चाय पी लीजिए, थकान कुछ कम हो जाएगी। रहने दे बेटा, चाय के लिए मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। तो बताइए फिर क्या लेंगी? नीलम पिताजी के लिए मौसमी का रस निकाल रही है, आपके लिए भी निकाल देगी। रहने दे, मैं रस नहीं पीऊँगी। मैं तेरी माँ हूँ। क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने खर्चे बढ़ा बढ़ा कर तेरे ऊपर बोझ बन जाऊँ? क्या करूँ, उम्र में मजबूर हूँ, अब काम नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं नीलम को रोटी बनाने देती? वह तो कहती है कि सुबह आप दोनों के लिए पूरा भोजन बनाकर स्कूल जा सकती हैं। कैसी बातें कर रहा है आलोक? 7 बजे का पका खाना 12 बजे तक बासी नहीं हो जाएगा। तूने कभी अपने पिताजी को ठंडा फुल्का खाते देखा है? फिर एक ठंडी सांस ले माँ बोली। माँ बाप पुत्र का विवाह कितने अरमानों से करते हैं। घर में बहू आएगी, रौनक होगी, शरीर को आराम मिलेगा। फिर एक और लंबी सांस छोड़कर बोली, खैर इसमें किसी का क्या दोष, अपना अपना समय है। श्याम सुंदर लाल 25 लाख रुपए नगद और एक कार देने का वादा कर रहे थे। कैसी बातें करती हो माँ? जो लड़की इतनी रकम लेकर आती वह क्या आपको रस निकाल कर देती? कार में उसे फिल्में दिखाने और शॉपिंग कराने में ही मेरा आधे से ज़्यादा वेतन सुहा हो जाता। ऊपर से उसके उलाहने सुनने को मिलते कि उसके मायके में तो इतने नौकर चाकर काम करते थे। और माँ, यदि मेरा विवाह अभी हुआ ही ना होता तो क्या होता? यदि नीलम कुछ लाई नहीं तो वह अपने ऊपर खर्च भी तो कुछ नहीं कराती। तुमसे इतनी बार मैंने कहा है कि नौकर रख लो, पर तुम्हें तो नौकर के हाथ का खाना ही पसंद नहीं। अब तुम ही बताओ कि यह समस्या कैसे हल हो। सुमित्रा के पास जो समाधान था वह उसके बिना बताए भी आलोक जानता था, सो वह चुप रहा। आलोक ही फिर बोला, थोड़े दिन और धीरज रखो माँ। नीलम की बहन पूनम ने आखिरी वर्ष की परीक्षा दे दी है। अब उसका खर्च तो समाप्त हो ही जाएगा। अनुन्ने भी 1 से 2 वर्ष में योग्य हो जाएगा और उसके साथ नीलम का उसका उत्तरदायित्व भी खत्म हो जाएगा। वह नौकरी छोड़ देगी। अरे एक बार नौकरी करके कौन छोड़ता है? फिर वह इसलिए धन जमा करती रहेगी कि बहन का विवाह करना है।
आलोक हंसकर बोला, इतने दूर की चिंता आप क्यों करती हैं माँ? पूनम डॉक्टर बनकर स्वयं अपने विवाह के लिए बहुत धन जुटा लेगी। मुझे तो तेरी ही चिंता है। तेरे अकेले के ऊपर इतना बोझ है। मुझे तो छोड़ो, इन्हें तो फल इत्यादि मिलने ही चाहिए, नहीं तो शरीर कैसा चलेगा। तभी नीलम 2 गिलासों में मौसम्मी का जूस लेकर कमरे में आई। आलोक हंसकर बोला, देखो माँ, तुम तो केवल पिताजी की आवश्यकता की बात कह रही थी। नीलम तो तुम्हारे लिए भी जूस ले आई है, अब पी लो। नीलम ने इतने स्नेह से निकाला है, नहीं पियोगी तो उसका दिल दुखेगा। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती है। माँ का जितना असंतोष बढ़ता जाता है, आलोक का पत्नी के प्रति उतना ही मान और अनुराग था। कभी उसने पति से कोई चीज मांगा नहीं। अपने मायके से जो साड़ियाँ लाई थी, अब भी उन्हें ही पहनती, पर उसके माथे पर सिकन तक नहीं आती थी। नीलम ने सरलता से परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। उसे देख आलोक उससे काफी प्रभावित था। यही बात वह अपने माता पिता को समझाने का प्रयत्न करता था, किंतु वह तो जैसे समझना ही नहीं चाहते थे। वह घर के खर्चों को लेकर घर में एक अशांत वातावरण बनाए रखते, केवल इसलिए कि वह बहू को यह बताना चाहते थे कि वह अपने बहन भाई के ऊपर जो धन खर्च करती है वह उनके अधिकार का अपहरण है। नीलम स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। उसे सास की पुकार सुनाई दी तो बाहर निकल आई। पता लगा ससुर का एक्सीडेंट हो गया। नीलम कुछ लोगों की सहायता से उन्हें उठाकर घर लाई। उसने जल्दी से पूनम को फ़ोन किया। पूनम ने कहा कि वह चिंता न करें, वह जल्दी ही एम्बुलेंस लेकर आ रही है। नीलम ने छुट्टी के लिए स्कूल फ़ोन कर दिया और घर आकर अस्पताल के लिए ज़रूरी सामान रखने लगी। तभी पूनम आ गई। जितनी तत्कालीन चिकित्सा करना संभव था उसने की और उन्हें अस्पताल ले गई। पूनम अपने स्वभाव व व्यवहार के कारण पूरे अस्पताल में सर्वप्रिय थी। यह जानकर कि उसका कोई निकट संबंधी अस्पताल में भर्ती होने आया है, उसके मित्रों और संबंधी डॉक्टरों ने सब प्रबंध कर दिया। घबराहट के कारण सुमित्रा को लग रहा था कि वह शक्त रहित होती जा रही है। सारे अस्पताल में एक हलचल सी मची हुई थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उसके रिटायर्ड पति को इस प्रकार का विशेष इलाज उपलब्ध हो सकेगा। बीच बीच में नीलम आकर सास को धीरज धराने का प्रयत्न करती। आलोक ऑफिस के कार्य से कहीं बाहर गया हुआ था। नीलम ने उसे भी इस घटना की सूचना दे दी। अनु ने समाचार पाते ही तुरंत आ गया था। दवाइयों के लिए भागदौड़ वही कर रहा था। मदद के लिए उसके एक मित्र ने उसे अपनी कार दे दी थी। 5 से 6 घंटे बाद प्रबोध राय कमरे में लाए गए। वातावरण में एक ठहराव सा आ गया था। सुमित्रा ने कमरे में चारों ओर देखा। अस्पताल में इतना अच्छा कमरा तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। जब उसने अपनी शंका व्यक्त की तब अनु ने बोला, माँ जी, आप 2 बेटों की माँ होकर भी खर्च की चिंता क्यों करती हैं? मेरे होते यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मैं बेटा होने का अधिकार कैसे पाऊंगा? नीलम
हंसकर बोली, माँ जी, आज इसने पिताजी को अपना रक्त दिया है ना, इसलिए यह बढ़ कर आपका बेटा होने का दावा कर रहा है। यह सुन सुमित्रा की आंखें छलछलाई। वह सोच रही थी कि यदि नीलम ने बहन की पढ़ाई में सहायता ना की होती तो क्या आज पूनम डॉक्टर होती, और क्या उसके पति को ये सुविधाएं मिल पाती। अन्य ने एक डब्बा लाकर उनके पैरों के पास रख दिया और पूछने पर बोला, माँ जी, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया है। पहला वेतन मिला तो आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। यह सुनकर सुमित्रा चकित रह गई। वह रुष्ट होकर बोली, क्या तेरा दिमाग खराब हुआ है? पढ़ना नहीं है जो पार्ट टाइम जॉब करेगा। पढ़ाई में इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता माँ। बेशक अब आवारागर्दी का समय नहीं मिलता, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। जब तक तू नौकरी छोड़ने का वादा नहीं करेगा, मैं इस डब्बे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और माँ जी, आप तो जीजाजी से भी ज़्यादा धमकियाँ दे रही है। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, अब शीघ्र डिब्बा खोलिए। अन्य ने आतुरता से कहा। डब्बा खोला तो सुमित्रा स्तब्ध रह गई और डबडबाई आंखों से बोली, पगले मैं बुढ़िया यह साड़ी पहनूंगी, अपनी जीजी को देता ना, पहले माँ फिर बहन। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से आशीर्वाद दे दो। और अन्य ने सुमित्रा का हाथ अपने सिर पर रख लिया। सुमित्रा हंसे बिना न रह सकी। तू तो बड़ा शातिर है, आशीर्वाद लेने के लिए भी रिश्वत देता है। सुमित्रा ने कहा, तुम भाई बहन सदा प्रसन्न रहो और दूसरों को प्रसन्न रखो, मेरी यही कामना है।